नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और हमें आप आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, सेंसेशनल, और वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक आमिर खान साहब भी थे। हाँ जी, आमिर खान, हमारे वो वाले नहीं जिनसे आप खफा रहते हैं। ये आमिर खान जो थे वो रेलवे के उसी सेक्शन के, जो उसका नाम है सेक्शन का, सोरो सेक्शन, उसके जूनियर इंजीनियर इंचार्ज थे, सेक्शन इंचार्ज। और उन्होंने कुछ कारनामे सिग्नलिंग सिस्टम के साथ किए थे। वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो उसको लूपिंग कर देते हैं, आपको ध्यान है, याद कीजिए, और यदि याद ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे देख लीजिएगा। जो भी हमने वीडियो किए हैं इस बालासोर दुर्घटना के बारे में, वो सारे के सारे आपको लिंक्स नीचे लिखे मिल जाएंगे। और उनमें हमने लगातार ये कहा था कि भाई इसमें जोड़ तोड़ की गई है, इसमें जुगाड़ किया गया है। हमारा मानना था कि जुगाड़ किया गया है। हमें उस समय तक यह स्पष्ट नहीं था। हमने कहा भाई सीबीआई जांच हो गई है तो क्रिमिनल इंटेंट है या नहीं है ये पता चल जाएगा। लेकिन अब सीबीआई ने ही यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि आमिर खान साहब, जूनियर इंजीनियर साहब, जिनसे कि सीबीआई ने पूछताछ भी की थी, वो सब परिवार गायब हैं, फरार हैं। उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ गायब हो गए हैं। और ये आमिर खान साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने उस दिन सिग्नल ठीक किया था। और आपको जैसा हमने बताया था कि उस समय लेवल क्रॉसिंग पर बंद नहीं हो रहा था लेवल क्रॉसिंग, तो उसके लिए सिग्नल चालू करने के लिए जो लोग आए थे वो इन्हीं के निर्देशन में थे। ये भी उसमें सम्मिलित थे। इन्होंने क्या किया, कैसे हुआ, इसके बारे में जांच चल रही थी कि ये अचानक गायब हो गए। तो अब इसका दूसरा जो पहलू है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब सीबीआई जांच का आदेश हुआ था तो एक नेता सबसे अधिक चिल्ला रहा था, या सही कहें तो चिल्ला रही थी, और वो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने उड़ीसा में उड़ीसा सरकार की सहमति से सीबीआई की जांच का जो आदेश था उसको उन्होंने अपोज किया था, उसका विरोध किया था। और उस समय भी ये प्रश्न उठा था कि भाई ममता दीदी का इसमें क्या लेना देना है। दुर्घटना, हादसा ये हुआ है बालासोर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। सरकार है वहाँ पर बीजू पटनायक की, बीजू जनता दल की। उसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की है, सीबीआई की जांच हुई है, वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। तो एक दूसरे प्रदेश की मुख्यमंत्री को क्या पड़ी है कि वह इसका विरोध करे। तो अब सत्य सामने आ रहा है कि भाई उसमें एक श्री आमिर खान साहब थे। तो अब निश्चित रूप से ये कड़ी से कड़ी तो जोड़नी पड़ेगी कि भाई पश्चिम बंगाल वालों का, पश्चिम बंगाल की सरकार का, पश्चिम बंगाल के नेताओं का कहीं इसमें कोई लेना देना तो नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरी तरह से डिस्क्लेम कर रहा हूँ इसको, यदि इसको आप ये समझ बैठे कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ। लेकिन जब इस प्रकार की बात हो तो फिर जो नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होता है वो सबकी ओर ये देखता है कि भाई इसमें किसने किसने पैरवी की, हमारी इंक्वायरी की, किसने किसने इसका विरोध किया। तो उस विरोध करने वालों में सबसे ऊपर नाम आता है ममता दीदी का। और गायब कौन है? आमिर खान। अब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन यह कदापि संभव हो सकता है, यह निश्चित रूप से इसमें यह एक एंगल आएगा कि कहीं यह आतंकवादी घटना तो नहीं थी। आपको याद होगा इससे पूर्व की जो सबसे बड़ी घटना हुई थी उसमें भी लगभग 150 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। वो झांसी कानपुर सेक्शन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई थी
और बाद में ये पाया गया था कि उसको जानबूझकर वहाँ पर गड़बड़ी की गई थी ट्रैक के साथ में, जिसके कारण उस ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ था। उसको फिर आतंकवादी घटना के रूप में रजिस्टर करके वो सभी इनको पकड़ा गया, उनको यूएपीए में आतंकवाद की धाराओं में उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अब यही संभावना यहाँ भी बढ़ती जा रही है। अब इन आमिर खान साहब के यदि लिंक पता चल गए और टेररिस्ट से तार जुड़ गए तो यह मामला भी पूरा का पूरा एक अलग मोड़ ले लेगा। अब इसके जो निहितार्थ हैं वो देखिएगा, आपकी जो ये मुस्लिमवादी संगठन है वो इसके बाद क्या करते हैं। आप पाएंगे कि जितने भी इसमें मुस्लिमवादी संगठन है वो सबके सब आकर इस आतंकवादी का समर्थन करेंगे। ये कहेंगे कि इसको झूठा फंसाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, आप जानते हैं कि चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो और चाहे वो हो अफजल गुरू हो और चाहे वो याकूब मेमन हो, उन सबके समर्थन में इन्होंने न केवल नैतिक समर्थन प्राप्त किया, नैतिक समर्थन प्रदान किया, इन्होंने उनको कानूनी समर्थन भी प्रदान किया और उनके समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां भी की और इस पूरे लेफ्टिस्ट कबाल को, यानी जिनको हम पंचमक्कार कहते हैं, उनको भी एकत्रित करने में बहुत बड़ा अपना पात्र निभाया। और मैं तो अभी देख रहा हूँ कि अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जितने भी ये बड़े कहते हैं, ये चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो और चाहे आपका वो ओवैसी का AIMIM हो, चाहे वो रज़ा अकेडमी हो, जितने भी इनके बड़े संगठन हैं वो सब इन आतंकवादियों का यदि प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से पूर्ण समर्थन करते हैं। प्रत्यक्ष में तो कई बार ये हो सकता है ये उसको जो है निंदा कर दें उसकी। भाई अफजल गुरू वाला जब कांड हुआ था, पार्लियामेंट वाला कांड हुआ था, तो इसकी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में निंदा की थी, लेकिन निंदा करने के साथ साथ फिर बाद में अफजल गुरू को सारी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई। कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के बाद में जब उसकी फांसी कन्फर्म कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने इसके विरोध में धरने प्रदर्शन भी किए, चिट्ठियाँ भी लिखीं, प्रेसिडेंट को भी लिखा, अपना जो इनका पूरा का पूरा लिंक है विदेशों में उसको भी एक्टिवेट किया, भारत सरकार के ऊपर पूरा दबाव डाला। और उसके बाद भी जब उसको फांसी हो गई तो अब वो अफजल हम शर्मिंदा हैं वाले गैंग लेके टुकड़े टुकड़े गैंग्स को उनको समर्थन करते हैं और जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको भी नैतिक बल देते हैं। आमिर खान की बात करें तो यह आमिर खान और हमारे जो फिल्मों वाले आमिर खान हैं उनमें अब अधिक अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि मानसिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से दोनों ही ग़ज़वा-ए हिंद का समर्थन करते दिखते हैं। जितना आप काफिर की मिल्कियत को, उसके माल असबाब को, उसके जान जहान को जितना आप नुकसान पहुंचाओगे, बड़ी किताब का कहना है कि उतना ही तुमको नेकी मिलेगी, उतना ही ऊंचा दर्जा तुमको जन्नत में हासिल होगा। अब जहाँ इस प्रकार की शिक्षाएं घुट्टी में पिलाई जाती हों तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि वे बड़े होकर कुछ बहुत भला करेंगे। और उसके बाद भी आप देखें कि मुल्ला मौलानाओं की हालत है। आज ही हमने आपको सवेरे बताया कि अरशद मदनी जो है वो चारों तरफ ये कहता घूम रहा है और उसने अपने देवबंद में ये कंपलसरी कर दिया है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उर्दू, फ़ारसी और अरबी के अलावा और कोई भाषा में नहीं पढ़ सकता, बैन लगा दिया उसने। आप ये सोच सकते हैं क्या कि किसी शिक्षा संस्थान में भारत की जो सारी भारतीय भाषाएं हैं प्लस अंग्रेज़ी, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए और उर्दू, अरबिक, पर्शियन जैसी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, ख़ास तौर से अरबिक और पर्शियन जो कि भारतीय भाषाएं, जो अप्रूव्ड भारतीय भाषाएं हैं, उनकी सूची में भी नहीं आती, उनको अनुमति दे दी जाए। तो आमिर खान जब अरेस्ट होगा तब इस पूरे षड्यंत्र का और पूरे एक हम कह सकते हैं, अब हम कहने की स्थिति में आ सकते हैं कि यह एक संभावित आतंकी घटना है। अभी हम यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि आतंकी घटना थी। ये 292 लोग काल कवलित हो चुके हैं, 288 तो अगले दिन ही
मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और 4 लोग जो हैं उनकी मृत्यु बाद में हुई है। तो 292 की कुल संख्या है जितने लोग काल के ग्रास को प्राप्त हुए हैं। और यदि इनके पीछे आमिर खान है तो यह एक संभावित आतंकी घटना है। और इस संभावित आतंकी घटना में एक तरह से हम कहें कि रास्ता भटकाने वाले लोग, अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं रेड हेरिंग, तो जिन्होंने ये रेड हेरिंग या भटकाने वाले कार्य किए हैं उनको भी जद में लेना पड़ेगा कभी ना कभी, क्योंकि कई अब राजनीतिक पार्टियां उठ खड़ी हुई हैं, कई राजनीतिक दल ऐसे पैदा हो गए हैं जो संभावित आतंकी घटनाओं का बचाव करते दिखते हैं। आइए अब हम यही आशा करें कि इस संभावित आतंकी घटना के सच के ऊपर से एक पर्दाफाश हो, इसकी सच्चाई पता लगे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में हम पूरी तरह से सक्षम हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।